वह शख्स है जो रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे और लोगों को लगता था कि यह चाय बेचकर क्या ही कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिला घर बना लेगा। लेकिन आज पूरे भारत में लोगों के दिलों में बस गए हैं और पूरी दुनिया इसके इज्जत करते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही पहचाना, यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कहा जाता है कि आजाद भारत में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वह नरेंद्र मोदी। हालांकि इनकी पर्सनैलिटी जितनी फेमस है, इनका पॉलिटिकल करियर उसे कई गुना ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। लेकिन इनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि जो इनको पसंद नहीं करते हैं वह भी इनको नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर एक चाय वाले के रूप में शुरू हुआ जिंदगी का सफर दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट लीडर की पोजीशन पर कैसे ले आया? एक सन्यासी बच्चा भारतीय राजनीति की सत्ता की शिखर पर कैसे पहुंच गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर कैसे तय किया। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर 1950। नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा जिले वड़नगर गांव के एक गरीब परिवार में जन्म लिया। उनकी मां का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। इन दोनों के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने मां बाप का तीसरा संतान था। वह बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी को मदद किया करते थे। जहां ट्रेन के डब्बे में जाकर अलग अलग लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफी अच्छी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां घर चलाने के लिए दूसरे के घरों में भी काम किया करती थी। बचपन में उन्होंने स्कूलिंग वड़नगर से ही की। वो बड़े शौक से स्कूल जाते थे। हालांकि वह पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनको स्पोर्ट में भाग लेने का बहुत शौक था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग से भरपूर रहता था। वह बताते हैं कि उनकी स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी, जिसमें वह अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्होंने एक मगरमच्छ का बच्चा मिला, जिसको बहुत बहादुरी से उठाकर वह घर ले आए। लेकिन मां की समझाने पर उन्होंने वापस झील में छोड़ दिया। खैर, नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। वह अक्सर फ्री टाइम में उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनका इतिहास पढ़ने में भी बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वह लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने न्यूज़पेपर मांगकर पढ़ा करते थे। उनके बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया, जब वह अपना हिंदी टीचर चंद्रकांत देव से इंस्पायर होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। एक दिन वड़नगर के शाखा में लक्ष्मण राव के नामदार, जिनको सब लोग वकील साहब कहते थे, वह आरएसएस के लोगों को संबोधित करने वहां पहुंचे। उनके शब्दों से नरेंद्र मोदी बहुत इंस्पायर हुए। इस दौरान 1962 भारत और चीन के बीच एक युद्ध चलने लगा। इस वार में भारत की हार ने मोदी जी को झकझोर दिया। इसके चलते उनका देश के लिए प्यार और भी बढ़ गया। इसी के कारण उन्होंने सेना में भर्ती होने का सपना देखा, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह आर्मी स्कूल नहीं जा पाए। इसके बाद उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करने की ठानी। हालांकि उनकी कटकाठी एनसीसी के स्टूडेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन उनकी कमिटमेंट को देखते हुए उनकी फिजिकल टेस्ट लिए गए। तब उन सब में उन्होंने बाजी मारी। इसके अलावा मोदी जी की एक और खूबी थी, उनको साफ सुथरा कपड़ों का बहुत शौक था। हालांकि वह महंगा पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन वह जो भी पहनते वह एकदम साफ सुथरा होता था। यह उनकी पर्सनैलिटी में आज भी साफ झलकता है। दोस्तों, इसी दौरान लगभग 13 साल की उम्र में उनकी शादी तय की गई और 17 साल की उम्र में यशोदाबेन के साथ उनकी शादी हो गई। इस बीच देश के जवानों की भी खूब सेवा की। 1965 इंडो पाक वॉर के दौरान सैनिकों के साथ उनका लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि वह वड़नगर रेलवे स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन में उनको चाय और खाना पहुंचाया करते थे। यानी उनमें छोटी सी उम्र से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। धीरे धीरे वह और भी ज्यादा विचारशील हो गए। वह अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में किताबों के बीच बिताने लगे। वह अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। साथ ही वह घर से निकलकर जीवन का सही अर्थ खोज निकालना चाहते थे। उसका मानना था कि घर परिवार में उलझकर वे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शादी के कुछ ही समय के बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1966 में उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना पारिवारिक जीवन त्याग किया। आगे जाकर उन्होंने अपने नाम अनिकेत भी रखा। अनिकेत यानी कि जिसका कोई घर नहीं,
घर से निकलकर उन्होंने सबसे पहले अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद दीक्षा लेने जा पहुंचे। लेकिन वहां उन्होंने दीक्षा नहीं दी गई। असल में रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट जरूरी था, लेकिन मोदी जी इसके लिए अवेलेबल नहीं थे। वहां के लोगों ने उनको समझाया कि अभी उनकी उम्र अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने के लिए है। इतना कम उम्र में इतना कठिन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था। तो इसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल नॉर्थर्न और नॉर्थर्न ईस्ट इंडिया में ट्रैवल करके गुजारे। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट, वहां से अल्मोड़ा, उसके बाद केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट होते हुए वह गुजरात की ओर गए। 1959 के आसपास हुआ वडनगर में फिर वापस आए। उनके जाने की वजह से घर में दुख और शिकायत का माहौल छाया हुआ था, लेकिन इससे पहले कि यह इमोशन उनको कमजोर करे, मोदी जी एक बार फिर सबसे अलविदा लेकर अपनी तलाश में निकल पड़े। इस बार वह सीधा अहमदाबाद गए। यहां उन्होंने कुछ दिन अपने मामा की चाय की कैटरिंग में काम किया। इस दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर्स में आना जाना लगा रहता था। वहां एक मुलाकात वकील साहब से हुई और यहीं से आरएसएस की शुरुआत हुई। दोस्तों, जब वकील साहब की नजर नरेंद्र मोदी पर पड़े तो उन्होंने उन पर बहुत सी खूबियां देखी। वकील साहब भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अहमदाबाद पहुंचकर वकील साहब ने आरएसएस के गुजरात हेडक्वार्टर में मोदी जी के रहने के लिए सभी व्यवस्था कर दी। 1971 में 18 साल की उम्र में ही उन्होंने आरएसएस में ज्वाइन कर लिए और यहां उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब वह अपना पूरा समय आरएसएस के कामों में बिताने लगे। इस समय उन्होंने गुजरात के कोने कोने में अलग अलग विषयों में काम किया, जिसके वजह से उनको लोगों के दुख दर्द की समझ बहुत अच्छी तरह होने लगी। आरएसएस में काम करते दिन रात लोगों के बीच जमकर मेहनत किया करते थे। मेहमानों को जगाना, लोगों को चाय नाश्ता देना, ऑफिस की साफ सफाई करना, यह सब उन्हें की जिम्मेदारी थे। इस दौरान मोदी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस समय वकील साहब ने भी उनको पढ़ाई पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कहा जाता है वकील साहब को मोदी जी का पर्सनालिटी को निखारने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीएम मोदी बताते हैं कि उन्होंने अपना समय ज्यादातर वकील साहब के साथ ही बिताया है। उन्होंने काफी लंबे समय तक मोदी जी का मार्गदर्शन किया। यह आगे चलकर मोदी जी के सलाहकार भी बने। खैर, 1975 में देश में लगे इमरजेंसी के दौरान जब आरएसएस जैसे संस्थाओं को बैन कर दिया गया, उस समय भी मोदी जी अपने काम से पीछे नहीं हटे। उस समय उनको इमरजेंसी का विरोध करने का अहम जिम्मेदारी सौंप गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। इसके बाद आरएसएस में उनका ओहदा पहले से कई गुना बढ़ गया। 1978 में उनका आरएसएस के रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। उस समय सूरत और वडोदरा में काम करने के बाद 1969 में आरएसएस दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। दिल्ली से कुछ समय बाद फिर गुजरात वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। इस बुक में उन्होंने गुजरात की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को बहुत गहराई से जाना। 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएट भी खत्म किया। 1985 में आरएसएस में कमिटमेंट और हार्ड वर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इस दौर में वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बेहद करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनके भाषा में भी वाजपेयी जी की छवि साफ झलकती है। कुल मिलाकर मोदी जी कहीं भी गए, उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाया। 1990 में उनको बीजेपी में नेशनल इलेक्शन की कमेटी में इलेक्ट किया गया। अपनी इसी रोल के चलते 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी भव्य यथ यात्रा का शानदार आयोजन किया। सोमनाथ से लेकर मुंबई तक चली इस यथ यात्रा में मोदी जी ने आडवाणी को स्वार्थी का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी तैयार की। इसी के चलते 1995 में बीजेपी में गुजरात असेंबली इलेक्शन में जीत हासिल की। अपना इसी मेहनत के कारण 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। यानी उनके काबिलियत के बदौलत बीजेपी में भी उनको बहुत तेजी से कामयाबी मिली। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी जिंदगी में सबसे बड़ी टर्न आया 2001 में। 2001 में उन्होंने गुजरात तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल इस पोजीशन पर रिप्लेस किया। असल में केशुभाई पटेल की तबीयत उन दिनों बहुत खराब रहती थी। ऐसे में इस पद के लिए अगर सबसे ज्यादा रीजनिंग कैंडिडेट कोई था
वह थे केवल मोदी जी। इसी दौरान गुजरात में एक बेहद अनफॉर्चुनेटली इवेंट भी हुआ। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा रायट्स की। यह पीएम मोदी की जर्नी का सबसे कंट्रोवर्शियल मोड रहा है। ऑपोजिशन ने इन रायट्स लेकर मोदी जी पर कई सवाल उठाए, लेकिन हाल ही में उन्हें और उनके पार्टी को इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद वह 3 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए पद पर नियुक्त होते रहे। सीएम के तौर पर उन्होंने गुजरात की इकोनॉमी, उसके एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बहुत तेजी से बूस्ट किया। हालांकि गुजरात हमेशा इंडिया के डेवलपमेंट स्टेट में से एक रहा है, लेकिन मोदी के आने के बाद इस स्टेट की डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए। 2001 से 2010 तक गुजरात में 10.9% ग्रोथ रेट बढ़ गया, जो इस समय देश के बाकी सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा था। इस दौरान उन्होंने स्टेट में कॉरप्शन खत्म करने के लिए भी बहुत काम किया। गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को देखकर उनका नाम पूरे देश में चमचमाने लगा। इस दौरान वह केवल बीजेपी के ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक स्ट्रांग लीडर के रूप में सामने आया। 2014 में उन्होंने वाराणसी से पहले लोकसभा इलेक्शन लड़े। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी की चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने का सफर लोगों में खास उम्मीद जगाता है। मोदी जी की कहानी लोगो डेमोक्रेसी की प्रति एक अटूट विश्वास जगाती है। लोगों उनमें एक ऐसा आदमी देखा है जो उनके दुख और दर्द भी समझता है। इसके अलावा आपको बता दें, जब से उन्होंने पॉलिटिकल कामयाबी हासिल करने शुरू की, उनका परिवार हमेशा से दूर रहा है। 2014 हो या 2019, पीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वो कहते हैं पूरा देश ही उनका परिवार है। देश का हर नागरिक उनका भाई और बहन, उनका जो कुछ भी, वह सब कुछ उनके देशवासियों का है। और अपने देश के नागरिक के साथ यह अटूट कनेक्शन आज उनकी सक्सेस का सबसे बड़ी वजह है। नरेंद्र मोदी का संपूर्ण विश्वास ही है, जिसे 2014 और 2019 में देश की जनता ने उन्हें वोट के मामले पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा मत देकर विजय बनाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया तो लाइक और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। हाँ, और 2024 में नरेंद्र मोदी पीएम पद पर आ सकता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।